नमस्कार, हमारी राय में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजीव। दोस्तों, जनता को देशभक्ति और त्याग की नसीहत देकर पीएम नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं, आपने सुन लिया होगा। लेकिन हर बार की तरह इस बार उनकी ये चालाकी काम नहीं आने वाली है, क्योंकि इस बार विपक्ष ने तो उनको घेरा ही है, साथ ही आर्थिक क्षेत्र की रिपोर्ट्स भी बता रही हैं कि विपक्ष आर्थिक तबाही के जो आरोप लगा रहा है वो गलत नहीं है। दोस्तों, आप जानते हैं कि मोदी का यही तरीका है कि देश को किसी न किसी बात पर उलझा दो और फिर विदेश चले जाओ। इतनी विदेश यात्राओं से देश को क्या हासिल होता है ये तो नरेंद्र मोदी ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन पहले के प्रधानमंत्रियों की तरह नरेंद्र मोदी न पत्रकारों को साथ ले जाते हैं, न ही आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताते हैं कि किस देश की यात्रा से क्या हासिल होने वाला है अपने देश को। जो भी फायदा होगा वो उनके मित्र उद्योगपतियों को होता होगा, शायद यही समझ लें। आम आदमी अपनी जरूरतों में कटौती करे और उद्योगपतियों का मुनाफा 4-6 गुना रफ्तार से बढ़ता रहे, यह तो तभी संभव है जब सरकार की नीतियां आम आदमी के लिए नहीं बल्कि उद्योगपतियों के लिए होती हैं। मोदी अब भी यही कर रहे हैं। अभी रविवार को मोदी ने जनता को देशभक्ति का वास्ता देते हुए कहा कि कार पूल करो, सोना मत खरीदो, कोविड काल जैसे वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लास करो, यानी सारे त्याग जनता से मांगे, लेकिन खुद उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। बल्कि पहले तो मोदी खुद सोना खरीदने और महंगाई होने से के बारे में बताते थे। इस संबंध में बताते हुए कांग्रेस सरकार का मजाक उड़ाते थे। कांग्रेस ने बताया है कि कैसे पीएम मोदी और सीएम मोदी, जी हां, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो वो गुजरात के सीएम थे, 12 साल से लगातार सीएम थे, आपको पता होगा। तो सीएम मोदी और पीएम मोदी की बातों में कैसे अंतर है, इसको कांग्रेस ने बताया है। जरा इस कांग्रेस के इस वीडियो को देख लीजिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा। आर्थिक संकट इसलिए पैदा हुआ है कि लोग सोना खरीदते हैं। बताइए, आपके गले उतरता है भाई? सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें। गोल्ड की जरूरत नहीं है। तो जो बात खुद नरेंद्र मोदी के गले नहीं उतरती थी, अब वो सारी बातें देश के हलक में फंसाने पर वो तुले हुए हैं। मोदी अगर इस गुमान में हैं कि वो विदेश चले जाएंगे और यहां उनके चमचे पत्रकार सोना ना खरीदने के तर्क को सही बताएंगे, लोगों को गुमराह करेंगे कि मोदी जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं और हमें उनकी बात बिना किंतु परंतु के मान लेनी चाहिए, तो अब ऐसा नहीं होने वाला है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तो एक वीडियो में नरेंद्र मोदी से बाकायदा पूछ लिया है कि सब त्याग जनता करेगी तो महाशय महोदय आप क्या करेंगे। आइए जरा सुन लीजिए यहां पवन खेड़ा को। साथियों, चुनाव प्रचार खत्म हुआ, नतीजे आ गए। प्रधानमंत्री जी ने देश को सलाह दी, देश के किसानों को सलाह दी कि 50% फर्टिलाइजर का उपयोग कम कर दीजिए। अब साहब, देश के वर्किंग क्लास को सलाह दी कि घर पे बैठिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, वाहन में तेल मत डलवाइए। देश के किचन्स को सलाह दी कि खाने का तेल कम से कम इस्तेमाल कीजिए। देश के नागरिकों को सलाह दी, सोना 1 साल तक मत खरीदिए। हम सबको सलाह दी, विदेश जाना बंद, 1 साल के लिए विदेश मत जाइए। प्रधानमंत्री जी, ये देश सोने के साथ एक अलग रिश्ता रखता है। सोना एक धातु नहीं है इस देश के लिए। सोने की एक सांस्कृतिक कीमत है, एक धार्मिक कीमत है, एक भावनात्मक कीमत है। बेटा हो या बेटी, पैदा होने से पहले माता पिता सोने की व्यवस्था करते हैं कि आगे चल के शिक्षा के काम आएगा, शादी के काम आएगा। तो जिस ईरान और इजराइल अमेरिका युद्ध का बहाना बनाकर, आप जानते हैं कि ईरान पर इजराइल और अमेरिका इन दोनों ने मिलकर युद्ध थोपा था, और इसीलिए इन तीनों देशों का बहाना बनाकर या पश्चिम एशिया का बहाना बनाकर नरेंद्र मोदी अभी देश से त्याग करने को कह रहे हैं। उसकी पोल भी पवन खेड़ा ने ही खोल दी है। लेकिन बात इतनी नहीं है दोस्तों, पवन खेड़ा हो या कोई और हो, और कौन पोल खोल रहा है कौन पोल नहीं खोल रहा है, मायने यहां नहीं, ये नहीं रखता। बातें जो मायने रखती हैं वो सच्चाई की हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी कह क्या रहे हैं और आंकड़े क्या बताते हैं। चलिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई है।
और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय शेयर बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FIIs जो हैं, उनकी हिस्सेदारी अप्रैल 2016 के 19.9% यानी लगभग 20% से घटकर अप्रैल 2026 में यानी 10 साल बाद 14.7% पे आ गई है। यानी साफ साफ यहां पे है कि 5% से ज्यादा की गिरावट आई है फॉरेन इन्वेस्टर्स की, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, जो जून 2012 के बाद का सबसे निचला स्तर है। और जून 2012 के बाद का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले 2008 और 9 में पूरी दुनिया में वैश्विक स्तर पर जो एक क्राइसिस आई थी उसको आप लोगों ने देखा था, सुना था। इसीलिए यहां ये जरूरी हो जाता है कि 2012 के बाद 2016 और 2016 के बाद 2026 और 2016 और 2026 के बीच के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि कैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो शेयर मार्केट में पैसा जो लगाने की जगह मार्केट से पैसा निकाल कर चले गए। यानी युद्ध शुरू होने के काफी पहले से, ये जो जंग शुरू हुई है पश्चिम एशिया में, उसके काफी पहले से, बहुत पहले से हमारे बाजार से विदेशी निवेशकों का भरोसा उठता जा रहा है और घरेलू निवेशकों का हाल भी कुछ अच्छा नहीं है। वित्त वर्ष 2023 और 24 तक देश में कुल निवेश घटकर एक दशक के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। RBI के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2026 में भारत से नेट FDI आउटफ्लो दर्ज हुआ। जी हां, भारत से नेट FDI आउटफ्लो दर्ज हुआ, इनफ्लो नहीं आउटफ्लो, यानी देश में पैसा आने से ज्यादा पैसा बाहर गया। तो सवाल यह है कि ईरान जंग या वैश्विक अस्थिरता तो अभी 3 महीनों से है ना। 28 फरवरी को ईरान जंग की शुरुआत हुई थी और आज मई में हम लोग हैं, तो ये 3 महीनों से है। तो फिर देश से पूंजी निकासी इतनी लंबी और लगातार क्यों होती गई है? तो सवाल यह है कि ईरान युद्ध या वैश्विक अस्थिरता तो अभी 3 महीनों से है, तो फिर देश से पूंजी निकासी इतनी लंबी और लगातार क्यों होती गई? सच तो यह है कि भारत में निजी निवेश की रफ्तार कमजोर हुई है, उपभोग घटा है, बेरोजगारी और आय संकट ने बाजार की मांग को प्रभावित किया है और उद्योग जगत भविष्य को लेकर आश्वस्त नहीं दिख रहा। और मोदी इन सारे सवालों पर न बात करना चाहते हैं, न ध्यान देना चाहते हैं। मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की सबसे बड़ी विफलता यह रही है कि उसके लिए वास्तविक सुधार की जगह प्रचार ही मायने रखता है। अब याद होगा आपको, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु अर्थव्यवस्था, ऐसे नारों के बावजूद आर्थिक स्तर पर कोई सुधार नहीं हुआ। और इसका सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि मोदी खुद मान रहे हैं कि हालत अच्छी नहीं है और त्याग करना पड़ेगा। इसमें आप चाहें तो नोटबंदी और GST को भी शामिल कर लें, क्योंकि इन फैसलों के पीछे भी आर्थिक सुधार को ही कारण बताया गया था, याद है ना आपको। लेकिन इनके कारण छोटे और मध्यम उद्योगों को जो चोट पहुंची है उससे वो आज तक नहीं उबर पाए हैं। अगर इस क्षेत्र की हालत मजबूत होती तो देश को संभाला जा सकता था, लेकिन मोदी तो केवल बहाना बनाना जानते हैं। 2014 से हम देखते आए हैं कि नरेंद्र मोदी जब किसी चीज को समझ नहीं पाते या संभाल नहीं पाते तो फटाक से दूसरे पर गलती डाल देते हैं। और इसमें सबसे पहला नंबर आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अभी मोदी ने जब से देशभक्ति के नाम पर जनता से त्याग करने की अपील की है, उनका एक हाल का ही एक वीडियो चर्चा में आ गया है, जिसमें नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू का मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि नेहरू ने यह सब थोपा था भारत के ऊपर। चलिए मैं कुछ बताऊं, लेकिन उससे बेहतर है कि आप खुद सुन लीजिए नरेंद्र मोदी कह क्या रहे थे। और ये वीडियो उन्होंने संसद में भाषण के वक्त बोला था, उस समय का वीडियो है ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के समय में जब नरेंद्र मोदी देश से अपील कर रहे हैं कि देशभक्ति के नाम पर आप ये त्याग कीजिए। जरा सुनिए, इस वीडियो को देखिए। पंडित नेहरू जी ने लाल किले पर से कहा था, और ये उस जमाने में कहा गया था, तब ग्लोबलाइजेशन इतना नहीं था, नाम मात्र का भी नहीं था। उस समय नेहरू जी लाल किले से देश को संबोधन करते हुए क्या कह रहे हैं? कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है। इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है।
इति नेहरू जी, भारत के पहले प्रधानमंत्री, कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है। इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और यह हमारे नियंत्रण से भी बाहर हो जाती है। देश के सामने देश का पहला प्रधानमंत्री हाथ ऊपर कर देता है। नेहरू जी का माहौल उड़ाने की पूरी कोशिश मोदी ने की, लेकिन वो कुछ भी कर लें, नेहरू के कद तक कभी पहुंचेंगे ही नहीं, यह भी दिखता है, क्योंकि नेहरू में दम था कि वो महंगाई को महंगाई कह सकते थे। मोदी तो आज इतनी हिम्मत भी नहीं दिखा पा रहे हैं कि महंगाई को महंगाई कहें, और अभी भी मोदी जो खड़े हो पा रहे हैं वो नेहरू की बदौलत है। आपको याद होगा कि कितनी बार मोदी ये कहते थे कि कांग्रेस को 60 साल दिए तो हमें 60 महीने दे दीजिए। अब तो 60 क्या 180 महीने देश ने दे दिए आपको, लेकिन मोदी की बहानेबाजी खत्म नहीं हो रही है। पहले मोदी कहते थे कि 60 सालों का गड्ढा है, भरने में तो वक्त लगेगा। अब हालत यह हो गई है कि उसी गड्ढे के भरोसे मोदी देश चला रहे हैं। नेहरू और उनके बाद कांग्रेस की सत्ता में बड़े सार्वजनिक निकाय, उद्योग, जो कुछ भी खड़ा किया गया, जिसको नेहरू के समय या नेहरू के बाद इंदिरा के समय किया गया खड़ा, पिछले 12 सालों में उन्हीं को बेच कर मोदी ने देश चलाया, और अब सब कुछ खत्म होने लगा है। विदेशी मुद्रा भंडार घट रहा है, रुपया संभल नहीं रहा, नए उद्योग खड़े नहीं हो रहे हैं, तो मोदी जनता से त्याग करने को कह रहे हैं। मोदी जी, जनता ने तो जब जरूरत पड़ी देश को अपना खून पसीना सब दिया। उसी बदौलत देश गुलामी का लंबा दौर सहने के बाद, बंटवारे की पीड़ा झेलने के बाद भी आत्मसम्मान के साथ खड़ा रहा, लेकिन अब आप उसी आत्मसम्मान को कुचल रहे हैं। 5 किलो राशन देने के लिए 82 करोड़ लोगों को लाइन में लगने के बाद अब आप चाहते हैं कि जनता घर में कैद होकर रह जाए, लोग काम पर न जाएं, बच्चे स्कूल में न जाएं, शादी ब्याह की खुशियां बंद हो जाएं, ताकि आपकी मनमानी चल सके। कोविड काल जैसे तर्क आप दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम में कंपनियों को छटनी करने का बहाना मिल गया था, वैसे ही जैसे कोविड काल में, वैसे ही अब आप करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। क्या ये बात मोदी नहीं जानते कि कोविड काल में क्या कुछ हुआ? बच्चों के लिए स्कूल जाना, अपने हम उम्र बच्चों के साथ पढ़ना खेलना उन्हें एक अच्छा नागरिक बनने में मदद करता है। यह पूरा समाज जानता है, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। उन्हें सामाजिक जीवन का पाठ स्कूलों से मिलता है। इसे बंद करवाकर मोदी क्या बच्चों को मशीनों में बदलना चाहते हैं? क्या मोदी ने देश के हर घर में कंप्यूटर या मोबाइल और उसके साथ मुफ्त डेटा भी दे दी है, उसकी व्यवस्था कर रखी है, ताकि किसी बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाई में दिक्कत ना हो? गरीब बच्चे क्या करेंगे जिसके पास लैपटॉप नहीं है और वो स्मार्टफोन नहीं है? या फिर इस नसीहत की आड़ में मोबाइल कंपनियों का कारोबार बढ़ाने की चालाकी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी? ये भी हैं। कई सवाल हैं दोस्तों, और इनके जवाब सरकार को देना चाहिए। पत्रकारों को ये सवाल पूछने चाहिए नरेंद्र मोदी से, इस सरकार से। मोदी जी की जी हुजूरी करके चाहे जितना मुनाफा कमा लें, लेकिन इसके लिए देश की इज्जत और भविष्य का सौदा तो न करें। जरा सोचिएगा दोस्तों कि आखिर कर क्या रहे हैं आज के पत्रकार, कर क्या रहा है आज का मीडिया। चलिए इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हमारी राय में आज इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम को देखने के लिए। कार्यक्रम पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखना मत भूलिए। नमस्कार।